ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम खास मेहमान लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी के पास मैं अब जाना चाहूंगा। स्वर्ण सिंह जी, आपसे मैं अब समझना चाहता हूं सर, अब आप बालिन शाह के कार्यकाल को देखें, अभी तक के प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो काठमांडू के मेयर थे तब से लेकर के, क्या आपको भारत विरोधी छवि हल्की सी नजर आती है? चाहे वो काठमांडू में जब वो मेयर बने थे, ग्रेटर नेपाल का नक्शा उन्होंने लगा दिया था, एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसको लेकर के किसी बात को लेकर के उन्हें आपत्ति थी तो उन्होंने सिनेमाघरों में फिल्म पर बैन लगा दिया था कि भाई हम इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देंगे। अब सवाल मेरा यहां पर यह उठता है कि क्या पहले से ही भारत को लेकर के एक माइंडसेट के साथ में बालिन शाह सत्ता संभालते हुए नजर आते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये, जब हम बालिन शाह को देखते हैं, नायक मूवी में जिस तरह से अनिल कपूर का किरदार था उस अंदाज में नजर आते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, केपी ओली को गिरफ्तार करना हो गया। लेकिन जब सामने से देखते तस्वीर बहुत अच्छी नजर आती है कि अपने देश के हित में यह नेता काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब ब्रॉडर पिक्चर को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इतना आसान देश चलाना हो गया है कि आप आसानी से देश इस तरह से चला लेंगे? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है, डिप्लोमेसी की बात आती है, तो वहां पर अभी भी काम करना जरूरी, और काम करने से पहले चीजों को समझना बेहद जरूरी, वरना फिर विदेश मंत्रालय ऐसे ही सफाई देता हुआ नजर आएगा आगे भी। देखिए, गोविंद ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शायद उन्होंने अपनी ईमानदारी का एक तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश की कि इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है संसद में, यहाँ तक कह दिया कि नेपाल ने भी कुछ हद तक भारत की जमीन पर जो है काबू कर रखा है। पर मुझे लगता है कि ये आपने जैसे कहा कि ये भाषण ईमानदारी से ज्यादा उनके इतिहास में थोड़ा सा जाएं तो उस नजरिए से ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि जैसे उनका एक युवा नेता के जो तरह से जोश है या आक्रोश है, और ये भी सच है कि भारत के आसपास ही नहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको स्मॉल स्टेट सिंड्रोम कहते हैं कि यदि आपके पड़ोस में कोई बहुत शक्तिशाली बहुत बड़ा देश है तो एक तरह से शंकाएं उसमें बनी रहती हैं कि चाहे बड़ा देश अच्छा भी कुछ करना चाहे पर छोटे देश को ऐसा लग सकता है कि शायद उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं उसको होनी चाहिए। और नेपाल के तो दोनों जो पड़ोसी देश हैं, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, बहुत बड़े देश हैं। तो एक तो ये कि छोटे देश जो भारत के आसपास हैं उनको कुछ हद तक तो ये चिंता लगी रहती है कि भारत क्योंकि शक्तिशाली है, प्रभावी है, बड़ा है, तो क्या ये अपने प्रभाव का कुछ फायदा उठा सकता है छोटे देशों के प्रति अपने तालमेल में। और उसी को अब जब आप नेताओं के भाषणों में देखते हैं तो चुनावों में अक्सर ऐसा होता है कि यदि कोई सरकार पूरी तरह से अच्छा काम नहीं कर पाई है तो वो पड़ोसी देश पर मर देंगे कि इनकी वजह से हम अच्छा काम नहीं कर पाए, नहीं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते थे। तो ये चीजें इतिहास में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा असाधारण नहीं है, ऐसा होना साधारण है। तो किसी भी नए युवा नेता को यदि अपनी छवि बहुत ही सुदृढ़ बनानी है अपने समाज में, तो पड़ोसी बड़े देश को यदि वो थोड़ा सा लाल आंख दिखा सके तो उसको लगता है कि अपने देश में जो लोग हैं उसको बहुत पसंद करेंगे, और कुछ हद तक वो सच्चाई भी है। इसलिए आपने कहा कि कुछ हद तक जो युवा नेता बालिन शाह आए पिछले करीब 6 या 7 साल में सामने आए, तो उनका एक ये तरह से व्यक्तित्व सामने आया कि उनको लगा कि भारत के साथ वो झुककर बात नहीं करेंगे। और अभी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कहा कि 1 साल तक वो कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। आज जिस तरह से विश्व आपस में जुड़ा हुआ है वो कम से कम पड़ोसी देशों की यात्रा तो अपेक्षित है कि होनी चाहिए। बिल्कुल। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो शायद अभी पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी जो वहां के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका प्रभाव नेपाल की राजनीति में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। एक समय में चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आता था केपी शर्मा ओली जब प्रधानमंत्री थे तब। तो ये जो परिपेक्ष है, जो माहौल है, उसमें भाषण को जब आप परिभाषित करते हैं तो उसके मायने जो है वो थोड़े से अलग निकल जाते हैं। चाहे उन्होंने, ये मैं कह सकता हूं, गोविंद जी ने कहा कि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही होगी, पर जब उसका परिपेक्ष आप उसको सामने रखते हैं जिसमें उसको परिभाषित किया जाएगा
तो वो एक तरह से चिंता का विषय बन जाता है। और दूसरी बात रही कि लोगों का क्या रुख है। ऐसे फिर हम देखते हैं देशों में अक्सर अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए कभी कभी नेता लोग इस तरह का आक्रामक रुख अपनाते हैं, जो कि लोगों में नहीं होता। चाहे वो पड़ोस के किसी देश में भी आप देख लें, लोगों का तालमेल आपस में अच्छा ही रहता है। बिल्कुल। मैं पिछले ही सप्ताह आप देखें, काली नदी पर बसा हुआ एक शहर है धारचूला। हाँ। वो शहर काली नदी के आधा एक तरफ है, आधा दूसरी तरफ है। मतलब आधा शहर वो नेपाल का है, आधा शहर वो भारत का है। और दूसरी तरफ लोग आते जाते हैं, वहां भारत के रुपए चलते हैं, भारत का यूपीआई चल जाता है। तो लोगों के स्तर पर जो हम रोटी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं, वो बहुत एक अलग स्तर की है। मुझे वहां लोगों ने कहा कि धारचूला को जो दूसरे शहर से नेपाल के किसी से जोड़ना हो, तो सबसे पास वाला शहर भी 900 किलोमीटर उससे ज्यादा होगा। तो इसी के चलते आप देखें कि जो नेपाल का कुल आयात होता है, उसमें 80% आयात जो है, जिसको मर्चेंडाइज ट्रेड कहते हैं, वो भारत से जाता है। बिल्कुल। और उसमें बहुत खास चीजें, पेट्रोलियम जाता है, दवाइयां जाती हैं, खाने पीने का सामान, कंस्ट्रक्शन का सामान, बहुत जरूरी सामान वहां से यहाँ से जाता है। तो ये भारत को ये नहीं कि कोई एक तरह से किसी को फेवर कर रहा है। आपस में तालमेल ऐसा बना हुआ है और अच्छा तालमेल है। 1/3 जितना भी निवेश नेपाल में जाता है वो भारत से होकर जाता है। जितनी सेवाओं का निर्यात नेपाल करता है, 1/3 वो भी भारत से होकर जाती हैं। भारत से लगातार उनको आप देखें कि एड और ग्रांट्स भी मिलती हैं। भारत उनसे बिजली लेने की लगातार कोशिश करता है। तो ये जो समाजों का जो तालमेल आपस में है, जो आर्थिक व्यवस्थाओं का तालमेल आपस में है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो सच्चाई है, वो उसको सामने रखकर चलना होगा। और उसमें यदि मैंने खुद कहा कि वो 1 या 2% कुल सीमा का ऐसा हिस्सा है जो 335 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम मैक्सिमम कहते हैं, जो क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं दोनों तरफ से। रायपुर शहर जितना बड़ा है सर वो इलाका, रायपुर जितना शहर है ना भारत में, उतना बड़ा वो इलाका है जिसको लेकर के विवाद है। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, तो यही आपसे मैं ये समझना चाह रहा था कि देखिए, आयात निर्यात भारत से कितना ज्यादा है नेपाल का, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के हो। अच्छा, जो जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया कि अमेरिका का प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है सर, वो मैं आपसे समझना चाह रहा था। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, ये बड़ी वजह है, उससे ज्यादा उम्मीदें नेपाल लगा रहा है, पड़ोसियों पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्या इस तरीके से देखा जाए इसे? नहीं, उसकी भी शुरुआत आप देखें, करीब कार्की जी हमें ज्यादा समझा सकती हैं, करीब 2 दशक से, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, करीब 2 दशक से अमेरिका एक तरह से थर्ड नेबर की तरह वो सामने उभर कर आया है। और जाहिर है कि उनका जो हैसियत है अमेरिका की, जब विश्व स्तर पर जो प्रभाव है उनका, वो अलग है। और एक जमाने में अमेरिका ये कहता था कि नेपाल से इसलिए वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो हिंद प्रशांत सागर में जो उसकी अपनी रणनीति है, उसने नेपाल को भी एक बड़ा खास हिस्सेदार। और ये चाइना के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी हो जाती है ना सर, जब अमेरिका नेपाल में वो करता हुआ, और भारत के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि बफर जोन में है। अगर भारत और चीन